तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको हम कैपिटल एच से दिखाएंगे। तो ये क्या हुई, जरा देखिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने ये कहा था कि जब आप मैग्नेटाइज करते हैं किसी चीज को, तो एक तो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है जो आप अप्लाई करते हैं, और एक अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है जो लेंज लॉ के बारे में मैंने थोड़ा सा समझाया था। और मैंने ये भी कहा था कि दुनिया का हर पदार्थ डायमैग्नेटिक तो होगा ही होगा। अब बाकी जो फैक्टर है कि पैरा और फेरो की बात, अगर वो भी हो जाए तो वो डोमिनेंट हो जाते हैं, और अगर वो प्रॉपर्टी ना हो तो फिर केवल डायमैग्नेटिक रहेगा। तो जब मैंने ये बात कही थी तो मैंने ये कहा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जो अप्लाइड बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है प्लस जो अंदर का है, वेक्टर सम कर लीजिए। मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, और अगर अपोजिट है तो नेट कम हो जाएगा। उसी बात को मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। मैं समझा पाया कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसको कहेंगे? यस। जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक, और उसकी वजह से एक अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है मैग्नेटाइजेशन के बाद। ये जो अंदर मैग्नेटाइजेशन के बाद फील्ड बना है, ये बाहरी फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। पैरा और फेरो में यही होता है, तो नेट ज्यादा हो जाएगा। और अगर वो लेंज लॉ लट जाए और डायमैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी आ जाए तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो जो नेट होगा वो कम हो जाएगा। तो जो नेट जिसको तुम बोल रहे हो ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसी को बोलते हैं। क्या अब अच्छी तरह क्लियर हो पाया कि क्या बोला मैंने? यस सर। चलिए लिखिए फिर इस बात को। मैंने मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड magnetic field is applied to a material जब आप किसी में भी लगाते हैं, द मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड। समझते भी रहना है, द मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड। अब वो किस दिशा में हुआ है वो अलग बात है। तो द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर हम देखना है मैग्नेटिक फील्ड? इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल इज द सम। इस पर गौर करिएगा। इज द सम ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड तो बाहरी हुआ ना, एक्सटर्नल। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा क्या होगा? एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, द magnetic field due to
मैग्नेटाइजेशन। तो दोनों का जो सम है वही मैग्नेटिक इंटेंसिटी है बच्चों। अब क्लियर हुआ? Yes. पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो हम इसे नई लाइन से लिखते हैं। तो हम इसको कैसे दिखाते हैं? इट इज कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक हमारे लिए। Convenient to define a new vector field. New vector field हम इसे h से दिखाते हैं। तो h वेक्टर जो होगा वो ऐसे होता है बच्चों, b अपॉन म्यू नॉट माइनस i वेक्टर। वन कर लीजिएगा वैसे। यहाँ पर b क्या है वो लिख लीजिए नीचे हियर। b इक्वल टू रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सारे बच्चों को बी और एच में अंतर समझ नहीं आता कि वो एक ही मानते हैं, न्यूमेरिकल करते समय गड़बड़ होती है। और आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो अगर आपको पिछला लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर एच की यूनिट वही होगी जो आई की यूनिट है। अगर कोई, Yes. हाँ, एम्पियर पर मीटर कर लीजिएगा। यूनिट ऑफ एम्पियर, इंटेंसिटी ही यही थी। ठीक है। अगर हम वैक्यूम में बात करें तो इसका मतलब मटेरियल प्रेजेंट ही नहीं है कुछ। इफ नो मटेरियल, अब ये सिचुएशन है बहुत सारे। इफ नो मटेरियल इज प्रेजेंट, मतलब वैक्यूम है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं VACWM वैक्यूम। तो फिर आई क्या हो जाएगा? वेक्टर जीरो हो जाएगा। तो उस समय, उस सिचुएशन में जो एच होता है बच्चा, वो बी अपॉन म्यू नॉट होता है। बहुत सारे जो है यही यूज होता है। एच और बी में ये रिलेशनशिप है एक्चुअली। कब? वैक्यूम में। और मटेरियल हो तो इक्वेशन वन। तो वन जनरल रिजल्ट है और टू पर्टिकुलर केस है। क्या आपको एच में और बी में रिलेशन समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अब नई चीज सिखाता हूँ। इसको इतना ही बताना था, ज्यादा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड। हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये पढ़ा होगा शायद आपने, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। SUSCE
एबिलिटी। स्ट्रो रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों एक लैटिन वर्ड यूज करते हैं जिसको कहते हैं CHI, ट्राई। और ये बनाने का तरीका ये है और ये ऐसे बनाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा, ये लाइन ऐसे खींचेंगे, ये ऐसे, इसको ट्राई कहते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को ट्राई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेन चीज है कि ये हुआ क्या। मैग्नेटिक फील्ड की ओर जो सब्सटेंस आकर्षित होते हैं ना, थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक हमने कहा था उनको, जो पास आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो किस हद तक आते हैं, कितना आ सकते हैं बेसिकली, तो उसको मेजर करने का एक जो मैथमेटिकल यूनिट है वो ट्राई ससेप्टिबिलिटी है। मतलब जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी, सोचो, वो ज्यादा आकर्षित होगा। Yes. जिसकी ससेप्टिबिलिटी कम होगी जिस सब्सटेंस की, वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होगा, कम आकर्षित। थोड़ा सा सेंस समझ में आया? Yes, sir. हाँ, लेकिन हम मैथमेटिकली जब डिफाइन करें, ये तो आपको समझाने के लिए था कि ससेप्टिबिलिटी दो सब्सटेंस हैं, दोनों के लिए ट्राई दे रखा है, ससेप्टिबिलिटी दे रखी है, तो आप अपने को समझाइए, अच्छा इसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर थोड़ा ज्यादा आकर्षित हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली क्या समझाएंगे? मैथमेटिकली अभी लिखना नहीं है, मैं वैसे समझा रहा हूँ, देखिए। हम ऐसे समझाएंगे बच्चों कि जो आई है वो एच से प्रोपोर्शनल होती है इंटेंस। तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो ट्राई टाइम्स एच लगा देंगे, तो ट्राई जो होगा वो आई अपॉन एच होगा। मतलब ये तो हुआ मैथमेटिकल डिस्कशन, लेकिन जो समझना है वो मैंने आपको बताया कि कैसे समझना है चीजों को। क्लियर हो पाया है नहीं? Yes, sir. तो लिखिए इसको, फॉर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, क्योंकि फेरो तो वैसे ही दिख रहा होता है बहुत ज्यादा, तो उनको छोड़ो। ससेप्टिबिलिटी जो हुई ना, अब फेरोमैग्नेटिक तो बहुत तेजी से आकर्षित या रिपल्सिव होता है ना, वो तो दिखता ही है, वो छोटे बच्चे को भी दिखाई देगा। लेकिन बच्चों, जो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है, उनमें इतना कम होता है कि आंखों से सामान्य तौर पर देख पाना बड़ा मुश्किल है। मैग्नेट के सामने नमक रख दिया तो पता नहीं चल पाता ना आम आदमी को कि ये आकर्षित हुआ या प्रतिकर्षित हुआ, रिपल्सिव लगा या अट्रैक्टिव लगा फोर्स। तो उस पर डिफाइन करते हैं, देखिएगा। मतलब आप कहेंगे कि आप पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, फेरोमैग्नेटिक तो नहीं बोला। अरे भाई, फेरोमैग्नेटिक तो वैसे ही ऑब्जर्व हो जाता है। तो लिखिए प्लीज, फॉर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक substances, comma, I is proportional to H. So I equal to tri H. ठीक है, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ट्राई ट्राई बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? No, sir. Here ट्राई इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, susceptibility of the material, susceptibility
of the material. तो आप ये बताओ, आई और एच की यूनिट तो सेम होती है, कहा था हमने अभी। तो इसका यस मतलब, सर। हाँ, तो बच्चों जो ट्राई है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। डायमेंशन भी नहीं है, कांस्टेंट है। ट्राई की यूनिट बताओ कह दिया कभी किसी ने तो इस बात को लिख लीजिए, सिंस I and H have same dimensions, so tri has uh, tri has नहीं tri is dimensionless. हाँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना ट्राई, वैसे भी भाई प्रोपोर्शन साइड यस। हटा के लगाया तो कांस्टेंट है, ये तो पता लग गया था। और दोनों साइड के डायमेंशन सेम है, तो ट्राई के डायमेंशन क्या होंगे? सो ट्राई डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक हो रही। अब ये बताइए, हम कभी भी बच्चों कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, ध्यान से सुनिएगा, हम वैक्यूम को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्यूम कुछ है ही नहीं। तो वैक्यूम के लिए ट्राई कितना हो गया? 0। 0। हम कभी भी, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हम कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए आप कभी भी वैक्यूम को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। हाँ, ध्यान से समझो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि वैक्यूम का मतलब कुछ है ही नहीं, किसको मैग्नेटाइज करो? मतलब वैक्यूम मैग्नेटिक फील्ड की ओर कभी अट्रैक्ट या रिपल्सिव कुछ लगेगा ही नहीं। तो वैक्यूम के लिए ट्राई 0 होता है। लिखिए इस बात को, as magnetization is not possible in vacuum, not possible in vacuum. So mu try equal to 0 for vacuum. अच्छा, तो बच्चों हम लोग ऐसा करेंगे। अब क्योंकि ससेप्टेबिलिटी भी दो तरह की हुई मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी मटेरियल की, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा या रिपल्सिव होगा ना। तो हम ऐसा करते हैं, जो अट्रैक्ट होते हैं जैसे पैरामैग्नेटिक, तो उनके लिए ट्राई की वैल्यू पॉजिटिव मानते हैं। और जो क्या थे दूसरे, डायमैग्नेटिक, उनके लिए ट्राई की वैल्यू नेगेटिव मानते हैं। मतलब अगर ये ट्राई की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है तो वो कैसा होगा सब्सटेंस? पैरामैग्नेटिक। और अगर ट्राई की वैल्यू नेगेटिव दे रखी होगी तो डन। डायमैग्नेटिक। तो लिख लीजिए इसको, द मटेरियल्स with positive value of tri, the materials with positive value of tri are paramagnetic, uh, while
those with negative value of tri are diamagnetic. ठीक है, दो चार एग्जाम्पल अगर आपको देखने होंगे तो एससी वर्मा सर की बुक में टेबल दे रखी है ससेप्टिबिलिटी कुछ चीजों के बारे में ना, तो आप उनको देखिएगा। जैसे एयर जो है वो पैरामैग्नेटिक है, हवा तो बहुत ही कम ससेप्टिबिलिटी है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन की है। मैग्नीशियम की ससेप्टिबिलिटी उससे ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगी पैरामैग्नेटिक में भी। उससे ज्यादा एल्यूमिनियम की है, टंगस्टन है, फिर टाइटेनियम है, सीरियम की तो बहुत है, फेरिक क्लोराइड और ऑक्सीजन लिक्विड फेज में काफी ज्यादा उसकी ससेप्टिबिलिटी, ऑक्सीजन गैस की बहुत कम थी। तो एस सी वर्मा सर ने दे रखा है कि भाई ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से पैरामैग्नेटिक ये बढ़ते जाएंगे इनमें, पैरामैग्नेटिक मतलब जिसका काई ज्यादा होगा। तो अब हमने पैरामैग्नेटिक में भी वैरायटी ढूंढी, ये बात समझ में आई ससेप्टिबिलिटी की वजह से। यस हाँ बेटा, ये टेबल में नहीं बनाऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है, आप एस सी वर्मा सर की बुक में देख लीजिएगा, या और किताबों में भी मिल जाता होगा एग्जाम्पल। यस ऐसे ही नेगेटिव ट्राई के लिए अगर आप बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सोडियम, कॉपर, लेड, कार्बन डायमंड फॉर्म में, सिल्वर, मर्करी, गोल्ड, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में, बिस्मथ। तो इस तरह से टेबल दे रखी है जिससे पता लगता है अच्छा ये इतना ज्यादा रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है, तो हमें पता लगता है कि अच्छा ये कितना पैरामैग्नेटिक है और कितना ज्यादा डायमैग्नेटिक है। इतनी नॉलेज अभी काफी है 12वीं लेवल पर जी। अच्छा इनमें भी वैरायटी होती है, कभी हायर स्टडी में ज्यादा देखिएगा। क्या आप लोगों को ससेप्टिबिलिटी क्लियर हो पाई, ये बताइएगा। यस सर। अच्छा ठीक हो गया। तो बच्चों अब नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, तीसरी चीज छोटी सी, परमिएबिलिटी क्या होती है उसको देखते हैं। परमिएबिलिटी, ठीक है। तो देखिए मैथमेटिकल है, छोटा सा सेंस। H इक्वल टू क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, बी अपॉन म्यू न्यू नॉट डॉट माइनस माइनस आई। तो यार यहाँ से बी इक्वल टू पढ़ते हैं, तो बी अपॉन म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा H प्लस आई। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट आई। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, देखो बच्चों सबसे ऊपर आई चीजें क्या लिख सकते हैं हम, जो ऊपर है ट्राई एच, बट आई इक्वल टू ट्राई टाइम्स एच, तो फिर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई चीज ट्राई एच। तो म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट कॉमन ले लेते, म्यू नॉट भी तो कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ट्राई टाइम्स एच।
तो इसको हम let us define ऐसा करते हैं कि 1 प्लस ट्राई है, 1 प्लस ट्राई, इसको हम म्यू रिलेटिव वर्ड नाम दे देंगे, मतलब म्यू अपॉन म्यू नॉट हम डिफाइन करेंगे इसको। हम ऐसे डिफाइन करते हैं इसको। आप चाहें तो ऐसे देख लीजिएगा दोनों को, यहां से यहां, तो आपको म्यू कितना लिखेगा, म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस ट्राई हुआ या नहीं है? यस सर। तो यार अगर इतने की जगह पर आप म्यू रखते हैं तो आपने लिख दिया सो अब बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एच आप लिख सकते हैं। तो जो आपने अभी ये ऊपर लिखा है म्यू इक्वल टू ये वाला म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस ट्राई, इसको कहते हैं किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी। तो लिख लीजिए हियर म्यू इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो म्यू और म्यू नॉट का जो रेशियो है म्यू रिलेटिव वही 1 प्लस ट्राई। तो ये जो फॉर्मूला मैंने नीचे दिखा ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ये वाला। जैसे वैक्यूम की बात की थी, तो वैक्यूम के लिए ट्राई कितना था, ससेप्टिबिलिटी कितनी थी वैक्यूम की, तो ट्राई 0 हो गए तो ऊपर देखो म्यू और म्यू नॉट बराबर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो जो म्यू रिलेटिव है, म्यू रिलेटिव को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ना। ठीक है ना। तो बच्चों इन जनरल किसी मटेरियल में बी इक्वल टू म्यू एच, वैसे बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच, ये सब चीजें यहां तक क्लियर है। यस। ठीक, जो नेक्स्ट छोटी सी चीज रह गई है वो लिखिए क्यूरी लॉ। इस लेक्चर में ये लास्ट चीज करेंगे हम, ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर था, बहुत ज्यादा डीप नहीं गए हम, छोटी छोटी चीजें बताई हमने इसमें। क्यूरी लॉ, तो मैं पहले सरल शब्दों में समझा दूं कि क्यूरी लॉ क्या बताता है। जैसे मेरे पास कोई मटेरियल है, जरूरी नहीं है लोहा हो, कोई भी मटेरियल है, मेटल मान लो चलो, तो मैं अगर इसको गर्म करूंगा तो इसके मैग्नेटाइजेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या होगा? एटॉमिक लेवल पे सोचिए, रैंडमाइजेशन बढ़ेगा ना, एटम्स की एनर्जी बढ़ेगी, वो कूदेंगे फादेंगे इधर को भागेंगे, तो क्या उनका अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में रह पाएगा? तो उसका मैग्नेटाइजेशन कम होगा, आप सोचिए। तो कई सब्सटेंस ऐसे हैं जो वैसे तो फेरोमैग्नेटिक है, मान लो, क्या है, फेरोमैग्नेटिक, गर्म करने पर, लेकिन धीरे धीरे अगर गर्म करने तो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा फेरोमैग्नेटिज्म, और हो सकता है लास्ट में पैरामैग्नेटिक ही रह जाए। अरे तो गर्म करने में मतलब कहाँ तक, एक टेम्परेचर तो होता होगा ना, जिससे आप कह सके इससे ऊपर फिर ये पैरामैग्नेटिक रह जाएगा, इससे नीचे फेरोमैग्नेटिज्म रहेगा इसमें ना। तो मैरी क्यूरी ने एक लॉ इस पे भी काम किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारा काम किया है, और एक उन्होंने इस पर भी काम किया है थोड़ा सा, तो वो हमको केवल लॉ के बारे में बात करनी है बस।
तो लिखिए, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस पर शुरू करते हैं। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड the randomization of individual atomic magnetic moments, so atomic magnetic moments increases, रेंडमाइजेशन बढ़ता है, ये समझिए। और इससे क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा घटेगा, कॉमा डिक्रीजिंग द मैग्नेटाइजेशन मतलब आई ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहे, फॉर अ गिवन मैग्नेटिक, फॉर अ गिवन एच टर्म, फॉर अ गिवन एच, तो क्या होगा, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा ना, लो फुल स्टॉप, yes, sir. हाँ द रिजल्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दो अलग अलग शब्द हैं। जब आप फील्ड बोलते हैं तो बी लिखते हैं, इंटेंसिटी लिखते हैं तो एच लिख रहे हैं आप। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी डिक्रीजेज और जब रिजल्टेंट ये घटेगा तो भाई इसका मतलब ट्राई डिक्रीजेज, मैं ऐसे लिख देता हूँ मैथमेटिकली, इम्प्लाइज करे, और ट्राई डिक्रीजेज एस टी इंक्रीजेज, हाँ मतलब कब हो रहा है ये, ऐसा हो जाएगा। तो क्यूरी लॉ हमें यही बताता है। तो लिखिए अब नई लाइन से, अब हम समझाते हैं। क्यूरी लॉ states that far away from saturation, वो स्थिति आई नहीं है, सैचुरेशन वाली नहीं है, सामान्य बात पे हो, कॉमा द ये सीधे ऐसे लिख लीजिए, ट्राई इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, ये है लो। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, तो ट्राई इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन कैपिटल टी। सी क्यूरी के नाम पे क्यूरी कांस्टेंट है, सी इज क्यूरी कांस्टेंट। तो सरल शब्दों में मैं वो लिख देता हूँ कि किसी फेरोमैग्नेटिक को गर्म करेंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर वो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। when a ferromagnetic substance is heated at a particular temperature, तो धीरे धीरे उसकी मैग्नेटाइजेशन कम होता जाएगा, वो तो समझ रहे हो आप।
at a particular temperature, it becomes paramagnetic. This temperature is called Curie point या Curie temperature. सरल शब्दों में ये हुआ. This temperature is called Curie point या Curie temperature. तो मेरे ख्याल से इतना काफी है क्यूरी के बारे में. कुछ सब्सटेंस जो होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक हैं उनका क्यूरी टेम्परेचर दिया रहता है. जैसे आयरन का बच्चों 1043 केल्विन है. 1043 केल्विन पे आयरन गर्म कर देंगे तो आयरन का ये फेरोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा और क्या बचेगा जो बहुत ही कम मैग्नेटाइज हो पाएगा तो उसको आप पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं. सरल शब्दों में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर समझते हैं उनके लिए कुछ नहीं है कि हाँ यार जब गर्म करेंगे ना तो बहुत ज्यादा हर एटम हर इलेक्ट्रॉन, सोचो रैंडमाइजेशन इतना ज्यादा होगा कि मैग्नेट में क्या होता है बच्चों, सब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज रहते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा बस. अब वो केवल जो थोड़ा सा बचेगा वो पैरामैग्नेटिज्म होगा. मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो अट्रैक्ट तो होगा, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, खत्म ही जैसा हो गया. तो मैं समझा पाया कुछ चीजें आप लोगों को? यस. ठीक है, हम ऐसा करते हैं बेटा 5-10 हो रहे हैं, 5-18 पे जुड़ते हैं दोबारा. ठीक है, कुछ चीजें रह गई उनको करते हैं उसमें. ठीक, थैंक यू.